हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं या इंग्लिश में कहें तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित विशाल संविधान। क्या है? सबसे लंबा लिखित विशाल संविधान। देखिए, किसी भी संविधान के दो रूप होते हैं, या तो वो लिखित होगा या तो अलिखित होगा। क्या होगा? या तो लिखित होगा या अलिखित होगा। तो लेकिन भारत कैसा है? लिखित संविधान है। जैसे देखिए, अमेरिका का आपका संविधान कैसा है? एक लिखित संविधान है। लेकिन अगर ब्रिटेन का देखें तो अलिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन भारत कैसा है? लिखित और विशाल संविधान है। विशाल संविधान की विशालता का कारण क्या है? तो अगर हम देखें, जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र या कहें भौगोलिक कारण देखें, भारत की विविधताएं देखें या उसका विशाल क्षेत्रफल देखें, इस कारण भारत का संविधान कैसा एक विशाल संविधान है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर हम देखें तो भारत में संविधान को कुछ ऐसी बातें भी अलिखित हैं जो, जैसे कि आपका देखें पीएम की नियुक्ति, जब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उस केस में राष्ट्रपति अपने विवेक पर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो वो कैसा है? अलिखित संविधान है, उनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है? सबसे लंबा लिखित और विशाल संविधान है। ठीक है, अगली विशेषता देखें तो देखिए, अगली विशेषता कहता है नम्रता और अनम्रता का समन्वय। क्या कहता है? नम्रता और अनम्रता का समन्वय। देखिए, नम्रता का मतलब वो लचीला, ठीक है, और अनम्रता का मतलब वो कठोर। कठोर अगर हम देखें तो कठोर के जैसे मान लो एक विशेष प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन। ठीक है, लेकिन अगर लचीला के तहत, लचीला में देखें तो साधारण बहुमत के तहत किसी भी कानून का निर्माण या कहें उसमें संशोधन। ठीक है, क्या कहें? साधारण बहुमत के तहत। लेकिन अगर कठोर की बात होगी तो एक विशेष प्रक्रिया के तहत किसी संविधान का संशोधन। जैसे देखिए आर्टिकल 368 में 368 में दो बातें कही गई हैं। एक, या तो संसद का विशेष बहुमत, जैसे मौलिक अधिकार या डीपीएसपी में कोई भी परिवर्तन करना हो तो संसद विशेष बहुमत के तहत कर सकती है, या राज्यों का समर्थन चाहिए। मतलब संसद का विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन। तो देखिए, जैसे आप अगर हम देखें, देखिए जैसे आपका नम्रता में देखिए साधारण बहुमत के तहत जैसे राज्यों का निर्माण हो गया, अनुसूची राज्यों का निर्माण हो गया, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 हो गई आपका। ठीक है, फिर आपका अनुसूची 5 और अनुसूची 6 हो गई, विधान परिषद का निर्माण हो गया, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश के वेतन भत्ते हो गए। अगर इनमें कोई भी परिवर्तन करना है या इनका निर्माण करना है तो संसद साधारण बहुमत के तहत कर सकती है, जिसको बोला गया है लचीला या नम्रता। ठीक है, अगर हम कठोर देखें तो आर्टिकल 368 के तहत एक बात बोली गई है, संसद की विशेष बहुमत के तहत, जैसे मौलिक अधिकार या डीपीएसपी में संसद विशेष बहुमत के तहत इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अगर हम दूसरा देखें तो संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचित प्रणाली में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार में अगर कोई परिवर्तन करना है, या संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में अगर कोई परिवर्तन करना हो या कोई उसमें शक्तियों का आवंटन करना हो तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये रहे नम्रता और अनम्रता का समन्वय। इसीलिए भारत का जो संविधान है उसको बोला गया है ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वय है। क्या है? अगर इसको कहें, ये ना तो लचीला है, ठीक है, और ना ही कठोर है, ना ही कठोर है, बल्कि क्या दोनों का समन्वय है। या दूसरे शब्दों में कहे तो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी विशेषता हो गई संविधान की, कौन सा? नम्रता और अनम्रता का समन्वय। या इसको कहें, अगर दूसरे वर्डों में कहें, भारत का संविधान ना तो लचीला है ना तो कठोर है, या कहें अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता आपकी। अब देखिए, अब बात करते हैं हम तीसरी विशेषता की। तो देखिए क्या कह रहा है? सरकार का संसदीय रूप, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगर हम देखें
देखिए किसी भी शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं। अगर हम, एक होता है अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदनात्मक। ठीक है, दो रूप होते हैं, एक अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदनात्मक या संसदीय रूप। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सरकार, तो यहाँ इसका मतलब वो मंत्रिपरिषद लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ इसका मतलब विधायिका। तो अगर हम संसदीय रूप में देखें तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, या कहें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ठीक है, अगला देखें तो जो विधायिका कार्यपालिका में एक सामंजस्य होता है, बल्कि अध्यक्षात्मक में क्या होता है, टकराव या पृथक्करण होता है, या उसमें अलगाव होता है। लेकिन इसमें संसदीय रूप में अलगाव नहीं होता, बल्कि उसमें एक सामंजस्य होता है। ठीक है, तीसरी अगर अंतर देखें तो इसमें विघटन होता है। जो आपका निचला सदन है या कहें लोकसभा का, विघटन होता है इसमें विघटन नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है कि मंत्री संसद के सदस्य हों। राष्ट्रपति अपने विवेक पर किसी को मंत्री पद बना सकता है। ठीक है, तो ये रही आपकी अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली में अंतर। तो भारत का ऐसा स्वरूप है, भारत में देखें तो संसदीय स्वरूप है भारत का संविधान का, मतलब उसमें जवाबदेहिता भी है, विधायिका कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य भी है, और लोकसभा का या कहीं निचले सदन का विघटन भी होता है। जो मंत्री हैं आपका वो संसद के सदस्य भी होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन कुछ अंतर है। अगर हम ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप और भारत के संसदीय स्वरूप में देखें तो कुछ अंतर भी है। जैसे क्या क्या अंतर है, जैसे अगर हम देखें कि भारत की जो संसद है में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लागू होता है। किसका? न्यायिक समीक्षा का। लेकिन ब्रिटेन में देखें तो यहाँ पर लागू नहीं होता है। दूसरा देखें तो जो ब्रिटेन की संसद एक संप्रभु संसद है, मतलब उसके पास इतनी शक्तियाँ कुछ भी कर सकती है। लेकिन भारत की संसद संप्रभु संसद नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन की संसद किसी को लड़का से लड़की बनाने के सिवाय कुछ भी कर सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वहाँ पे संविधान के तहत हर काम करना है, संविधान में लिखित बातों का ही के तहत आपको कार्य करना है। लेकिन ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान तो है नहीं है, इसलिए वो संसद कैसी संप्रभु संसद है, वहाँ पे कुछ भी कर सकती है वो। ठीक है, तो ये रही आपकी दूसरी विशेषता, सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, अब हम तीसरी विशेषता की बात करें तो कहता है एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए दो व्यवस्था है, एक एकात्मकता भी है और संघीय व्यवस्था है। देखिए संघीय का मतलब क्या हुआ कि केंद्र भी है और राज्य भी, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, ये दोनों शक्तिशाली हैं। लेकिन एकात्मकता में क्या होता है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ राज्य खत्म हो जाता है, राज्य खत्म नहीं होता, लेकिन शक्तियाँ अधिक किसके पास होती हैं, या शक्तियों का झुकाव देखें तो केंद्र के पास अधिक होता है। लेकिन संघीय व्यवस्था में देखें तो दोनों के पास शक्तियाँ होती हैं, ये दोनों शक्तिशाली होते हैं। लेकिन एकात्मकता में देखें तो केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे हम देखें तो इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे दो सरकार हो गया, केंद्र और राज्य। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन देखिए। जैसे लिखित संविधान हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, संविधान की कठोरता हो गई, या स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई आपकी। तो किसकी विशेषता है आपकी? संघीय विशेषता है आपकी। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम एकात्मकता की विशेषता देखें तो एक मजबूत केंद्र या कहें सशक्त केंद्र की स्थापना। ठीक है, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन या कहें साधारण बहुमत, यहाँ पर लिखा संविधान कठोरता अर्थात विशेष प्रक्रिया। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या कहें अखिल भारतीय सेवाएं या आपातकालीन प्रावधान। मतलब देखिए जो भी यहाँ विशेषता दी गई हैं सारी विशेषता देखिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। यहाँ पर देखिए केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियाँ प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया? एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसी कारण कुछ लोगों ने भारत के संविधान को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक है केसी वियर, इन्होंने संविधान को बोला है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान है। कैसा है? अर्धसंघात्मक संविधान है। या दूसरी तरफ बोले तो इन्होंने बोला है
एकात्मकता की भावना में संग। क्या बोला है? एकात्मकता की भावना में संग। ठीक है, किसी भी ने क्या क्या बोला है? एक बोला अर्ध संघात्मकता, ठीक है, दूसरा बोला है एकात्मकता की भावना में संग। किसने कहा है? केसीवियर ने। ठीक है, तो ये हमारा रहा संविधान की विशेषता। अब अगली विशेषता देखते हैं। अगली देखिए, जैसे फिगर देखिए आप, ये देखिए, ये आपका संतरा है। अगर देखिए संतरे को अगर हम छीलें तो देखिए इसमें अलग अलग कली निकलेंगी। ये मान लो छिलका हो गया, इसमें देखिए अलग अलग कली को आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए मौसम्बी में देखिए तो ऐसा नहीं कि इसमें जो कली नहीं है, लेकिन इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए या ये आप फिगर देखिए आप, तो ये संघात्मक व्यवस्था को दिखा रहा है आपको। ये क्या दिखा रहा है? एकात्मकता व्यवस्था को दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया होगा, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा इसके लिए सॉरी। अब अगली बात करते हैं, ये एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, थोड़ा ये भी टाइपिंग में गलत हो गया है, इसके लिए भी सॉरी। देखिए क्या कहता है, अगर हम देखें कि देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हुआ इसमें ना तो किसी जवाबदेहिता है, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है आपके। आप स्वतंत्र हो अपने निर्णय लेने में या कुछ करने में, आप पूरी तरह स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ठीक है, इसलिए भारत में देखिए कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। कुछ और भी विशेषता है, जैसे अगर हम देखें तो देखिए, जैसे आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये भी संविधान की विशेषताएं हैं। जैसे देखिए मौलिक कर्तव्य है, संविधान में सब उल्लेखित है। तो ये संविधान की कुछ और भी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी संविधान की विशेषताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।